हाँ, तो आज जीएसटी का सेकंड क्लास होने वाला है और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा क्योंकि आपको थ्योरी चाहिए। अगर आप जीएसटी में काम करना चाहते हो तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, तो नॉलेज तो आप प्रैक्टिकल से सीधा-सीधा नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको थ्योरी जानना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या आता है, पहले आता है कि टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या बनता है? इसके बारे में मैंने आपको पहला वीडियो में बता दिया था कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है। आज भी बता रहा हूँ कि टैक्स इनवॉइस होता है जिस इनवॉइस का अंदर टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है। इधर टैक्स मतलब जीएसटी होगा क्योंकि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो जिस इनवॉइस का अंदर टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है, जीएसटी का इम्प्लीकेशन होता है, उसे हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। तो इसे देख लीजिए, अगर मैं एक जीएसटी का इनवॉइस लेता हूँ, इधर लिखा हुआ है कि टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इधर देख सकते हो आप जीएसटी का एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आईजीएसटी के अंदर अमाउंट है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि टैक्स इनवॉइस। तो समझ गया टैक्स इनवॉइस क्यों कहते हैं। मैंने आपको क्यों दिखाया, अब बाद में समझ जाओगे। और देखिए अब क्या होता है कि टैक्स इनवॉइस हमें क्यों चाहिए। टैक्स इनवॉइस हमें चाहिए बेसिकली आईटीसी को अवेल करने के लिए। आईटीसी अवेल करने का मतलब क्या होता है, आप अगर परचेसर हो, आप किसी से परचेस करते हो, तो जो सेलर होगा आपका, ठीक है, सेलर को आपने क्या दिया होंगे, सेलर को आपने गुड्स के लिए पैसे दिए होंगे, उसके साथ जीएसटी का भी कुछ पैसे दिए होंगे। और सेलर का ऑब्लिगेशन इधर क्या बनता है, सेलर का ऑब्लिगेशन बनता है कि सेलर आपसे जो जीएसटी का पैसे लिया है उन्होंने गवर्नमेंट को जमा जमा करवा देगा और गवर्नमेंट आपका जीएसटी अकाउंट पर क्रेडिट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब होता है आईटीसी। तो जिस सेलर को आपने जीएसटी का पैसा दिया है, अगर सेलर ने आपका जीएसटी का पैसा आपका जीएसटी अकाउंट में नहीं क्रेडिट नहीं किए होंगे, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपका पास अगर टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस होगा तो आप जीएसटी में क्लेम कर सकते हो कि देखिए मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मतलब मैंने सेलर को जीएसटी का पैसा दिया है, सेलर अभी तक मेरा जीएसटी का अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं नहीं किया है, ठीक है? इसलिए आपको चाहिए। अब आता है कि आप जो परचेस कर रहे होंगे, उस परचेस का वैल्यू अगर लेस देन 200 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको जीएसटी का बिल मतलब जीएसटी का इनवॉइस नहीं भी मिल सकता है, समझा। देन आता है कि जीएसटी का इनवॉइस आप कैसे बनाओगे। जीएसटी का इनवॉइस देखिए एक्चुअली तो ये सॉफ्टवेयर में ही होता है, आप खुद भी एक्सेल में बना सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक्चुअल फॉर्मेट तो कई बार प्रिस्क्राइब नहीं है कि आप ऐसी फॉर्मेट को एक यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, कई बार दिया हुआ नहीं है। आपको जो मर्ज़ी आप बना लो, लेकिन दिस एक एलिमेंट जो इधर लिखा हुआ है, इस एलिमेंट आर टू बी देयर, ओके। तो पहले क्या होता है, पहले आपका जीएसटी में जो सेलर होगा, टैक्स इनवॉइस का लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, किसी एक साइड पर जो सेलर होगा, सेलर का नेम या फिर सेलर का जो शॉप है, शॉप का नेम भी हो सकता है, शॉप का एड्रेस भी हो सकता है, एंड जीएसटी नंबर होना चाहिए। सेलर का जीएसटी नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो सेलर है, ये टैक्स इनवॉइस क्यों बनाएगा? जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सेलर ने टैक्स इनवॉइस नहीं बनाने वाला ना। क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड है तो खुद का बस जीएसटी नंबर नहीं होगा तो दूसरों से कैसे जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेगा। इसलिए जो रजिस्टर्ड सेलर है, मतलब जो जिस सेलर का जीएसटी में अकाउंट है, सिर्फ उसी सेलर ही टैक्स इनवॉइस बना सकता है और दूसरों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, समझ गए। फिर आता है कि आपको एक इनवॉइस नंबर देना होगा। इनवॉइस नंबर क्या होना चाहिए। देखिए इनवॉइस नंबर इधर लिखा हुआ है, ओनली आप 16 डिजिट से एक्सीडिंग नहीं कर सकते हो। आपको 16 डिजिट का अंदर ही रखना होगा, और किसी भी कैरेक्टर आप यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। मैंने इधर एक रैंडम इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं लास्ट में क्या दिया हुआ है, साल दिया हुआ है। एंड फिर उसका पहले क्या आता है, उसका पहले आता है कि मंथ मैंने दिया हुआ है। और इधर आपने जितना भी इनवॉइस बनाए होंगे उसका नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो या फिर आप किसी और फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ये आपका आपका ऊपर है, आप
किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप रैंडम नंबर भी यूज़ कर सकते हो 0 1 2 3 4 किसी भी करके, लेकिन 16 डिजिट से नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आता है कि डेट ऑफ इशू। तो जो बिल होगा मतलब इन्वॉइस होगा जब आपने सेल किए होंगे तो उस दिन का तो डेट होना ही चाहिए। देन आता है कि जो रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट मतलब परचेसर जिसका पास आप सेल करने वाले हो, ठीक है। तो परचेसर दो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि रजिस्टर, दूसरा होता है कि अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, आप तो दोनों से जीएसटी कलेक्ट करने वाले हो, है ना। तो अगर रजिस्टर्ड परचेसर है तो आपको क्या करना होगा, परचेसर का नेम, परचेसर का एड्रेस एंड जीएसटी नंबर कंपलसरी। जीएसटी नंबर आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप इनसे जिस पैसा ले रहे हो जीएसटी का नाम पे, उस पैसों को इनका अकाउंट पे क्रेडिट कर देना होगा, ठीक है। इसलिए आपका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उन्होंने तो आपको जीएसटी नंबर नहीं देगा ना, क्योंकि उनका खुद का वैसे जीएसटी नंबर नहीं होने वाला। तब आप क्या कर सकते हो, अगर अमाउंट ज़्यादा है 50,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट आपने उनको सेल किए होंगे तो तब आप उनका पैन नंबर ले लेना, ठीक है। देन इसे छोड़िए। देन आता है कि एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है, देखिए आप जो जीएसटी परसेंटेज लगाते हो ना, उस परसेंटेज एक्चुअली किसी भी गुड्स का ऊपर नहीं लगता है, वो एचएसएन कोड का ऊपर लगता है, ठीक है। आप जो जीएसटी का पैसा लेने वाला हो वो तो एक परसेंटेज से लेने वाला हो, तो कितना परसेंटेज होगा वो एचएसएन कोड ही आपको बता देगा। एचएसएन कोड एक्चुअली होता क्या है, मैंने कैसा होता है देख लीजिए। इसे छोड़िए, गूगल पर ही टाइप कीजिए। टाइप किया हुआ है, देखिए इधर ईयरफोन का एचएसएन कोड क्या होता है 8518। ऐसे और भी नंबर हो सकता है, ये 8 9 डिजिट हो सकता है। और देखिए ईयरफोन का ऊपर 18% ऐसा आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, दिस एचएसएन कोड का ऊपर आपको 18% जीएसटी लगता है। आप दिस एचएसएन कोड का अंदर ईयरफोन हो या कुछ भी हो, मेरे मेरे से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी सर्च करना है, देखिए टूबाको एचएसएन कोड अगर सर्च करेंगे, देखिए टूबाको का एचएसएन कोड दिया हुआ है 2401, और इसका अंदर कौन कौन टूबाको आ सकता है डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया हुआ है। आप जिस टूबाको का डील करते हो उस टूबाको का एचएसएन कोड और इसका ऊपर परसेंटेज क्या होने वाला है इसे आपको देख लेना होगा। हर गुड्स का एचएसएन कोड आपको तो नहीं पता होने वाला है ना, तो इसलिए जिस गुड्स का आप डील करते हो उस गुड्स का एचएसएन कोड्स क्या होने वाला है उसे आप गूगल से देख लेना, और जीएसटी का साइट पर भी देख लेना, और उसके ऊपर जीएसटी रेट कितना आने वाला है इसे भी देख लेना, ठीक है। अब देखिए, तो एचएसएन कोड के बारे में आपको आपने समझ गया एचएसएन कोड क्या होता है। और एचएसएन कोड के अलावा और एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं एसएससी कोड, ठीक है। एसएससी कोड। एसएससी क्या होता है, जब आप सर्विस देते हो, सर्विस के लिए आपको एक एचएसएन कोड नहीं होता है, ठीक है। सर्विस के लिए एचएसएन कोड नहीं होता है, सर्विस के लिए एसएससी कोड होता है, समझा। देन आता है कि आप जो गुड्स सेल करने वाले हो तो उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स का नेम, आप कितना क्वांटिटी पर गुड्स बेच रहे हो, उस गुड्स का वैल्यू कितना है, ठीक है, सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। देन आता है कि टैक्स वाला पार्ट। तो आप कितना टैक्स चार्ज कर रहे हो, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, कौन सा जीएसटी आप लेने वाले हो उसे आपको मेंशन करना होगा। देखिए सीजीएसटी जब आएगा तब एसजीएसटी तो साथ में ही आएगा ना, आईजीएसटी नहीं आएगा। जब आईजीएसटी आएगा तब इन दोनों में से एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका पास क्या होगा, हो सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो बात आती है कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब आता है। सीजीएसटी एसजीएसटी आता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट मतलब जब आप खुद की स्टेट में सप्लाई करते हो तब आता है सीजीएसटी एसजीएसटी। और जब जब आपने खुद का स्टेट से बाहर मतलब आप एक स्टेट पर हो और आप किसी दूसरा स्टेट पर सामान को बिकते हो तब आपका पास आता है कि आईजीएसटी। और अगर इसका रिवर्स भी हो सकता है, आप अगर दूसरा स्टेट से सामान खरीदते हो तब आपको ऊपर आईजीएसटी लगने वाला है, और आप अगर खुद का स्टेट से सामान खरीदने वाले हो तब आपका ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही लगने वाला है, ठीक है। और यूनियन टेरिटोरी को छोड़ दीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो इधर इंट्रास्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में मैंने लिख दिया। इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, जब सेलर और रिसिपिएंट दोनों ने अलग अलग स्टेट पर होते हैं तब हम स्टेट पर होते हैं तब हम उसे कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके। और इधर आप प्रॉब्लम आता है कि रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज किसी किसी को तो समझ में आता है तो किसी को नहीं आता है। रिवर्स चार्ज एक्चुअली होने वाला क्या है, देखिए आप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सामान मंगाते हो, ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपसे जीएसटी का पैसा ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर जीएसटी का पैसा ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपसे लेता है, ठीक है, जीएसटी का पैसा ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आपसे लेता है तो वो तो आपका जीएसटी अकाउंट पर क्रेडिट कर देगा। अगर वो आपसे नहीं लेता है तब क्या होगा, तब वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए आपको खुद का ही जीएसटी पे करना होगा। खुद ही जीएसटी पे करोगे और खुद ही जीएसटी क्लेम करोगे। ठीक है। गवर्नमेंट क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी को तो पहले छूट दिया हुआ है, उसका ऊपर आपने जो ट्रांजेक्शन की है उस ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, इसलिए आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है। देन आता है कि एनुअल टर्नओवर। अगर आपका जो मैंने एचएसएन कोड के बारे में बताया वो तो आप समझ गए होंगे। एचएसएन कोड हर प्रोडक्ट के लिए होता है, तो एचएसएन कोड बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये आपको कितना लिखना है, अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, अगर आपका एनुअल सेल नॉट लेस देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो आपको अगर B2B अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 4 डिजिट तो मिनिमम लिखना ही होगा, पहला का 4 डिजिट। ठीक है। और अगर आप B2C ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ऑप्शनल, आपको नहीं भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप B2C ट्रांजेक्शन करोगे तो एचएसएन कोड पर कुछ भी नहीं आता है, प्रोडक्ट का नेम भी नहीं आता है। ठीक है जी, आपको सीधा सीधा जितना भी सप्लाई किए होंगे उसका ऊपर सीधा सीधा जीएसटी परसेंटेज लगा के दे देना है। अब आता है कि B2B ट्रांजेक्शन क्या होता है। B2B ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। B2B ट्रांजेक्शन होता है कि आप अगर एक रजिस्टर्ड सेलर हो और आपने किसी दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन के पास सप्लाई किए होंगे, तब आपको कहेंगे कि B2B ट्रांजेक्शन हुआ है। और B2C ट्रांजेक्शन क्या होता है, B2C ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आप अगर किसी कस्टमर के पास सेल कर रहे हो और उस कस्टमर मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उससे हम कहते हैं कि B2C ट्रांजेक्शन। ठीक है। और अगर नॉट लेस देन 5 करोड़ होता है तो आपको, सॉरी, अगर 5 करोड़ से कम है तब आपको ऐसा करना पड़ता है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है आपका एनुअल टर्नओवर, मतलब एनुअल सेल, तब B2B हो या B2C हो, आपको 6 डिजिट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। देखिए हर प्रोडक्ट के लिए आपको खुद से ही, अगर आप खुद काम करते हो तो आपको खुद से ही एचएसएन कोड एंड उसका परसेंटेज खुद से निकलना पड़ेगा। ठीक है। और इसका चार्ट लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। देन क्या आता है कि आप जो इन्वॉइस बना रहे हो उस इन्वॉइस को आपको कितना कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए इन्वॉइस जो बना रहे हो, अगर आप खुद का प्रोस्पेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपको नहीं बताने वाला आपको कितना कॉपी बनाना चाहिए। अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, मतलब मतलब जो आपके पास ऐसे क्लाइंट आता है कि जिन्होंने गुड्स को ट्रांसपोर्ट में लेना चाहते हैं। ठीक है, तब आपको 3 कॉपीज़ तो मेंटेन करना पड़ेगा, 3 कॉपीज़ बनाना पड़ेगा। अगर आपने कोई स्मॉल प्रोडक्ट सेल करते हो जैसे कि मोबाइल, ठीक है, तब आपको 2 कॉपी में ही चल जाएगा। लेकिन आप आपने अगर किसी ग्रोसरी को ट्रक में सेल करते हो, ऐसे केस में आपको 3 कॉपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो कॉपीज़ कौन कौन लेगा, अगर 3 कॉपीज़ में से जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो तो जो परचेसर होगा, रिसिपिएंट होगा, तो उसने लेके चला जाएगा। दूसरा कॉपी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास चला जाएगा, क्योंकि वो बिना एड्रेस के, बिना रिसिप्ट के तो सामान नहीं ले जा सकता। और जो तीसरा कॉपी होगा वो आप खुद ही रख लोगे, मतलब जो सेलर होगा उस तो उन्होंने खुद ही रख लेगा। ठीक है। और इधर क्या आता है, अगर 2 कॉपी होता है, 2 कॉपी मतलब स्मॉल, समझे कि मोबाइल फ़ोन आपने सेल किए होंगे, तो जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो तो परचेसर ही लेके चला जाएगा, और जो दूसरा कॉपी होगा वो आपका खुद का पास रहेगा, और आपका कॉपी को जो अकाउंटेंट होगा उन्होंने जीएसटी का कम करेगा, बाद में आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है। देन क्या आता है कि देखिए जो टैक्स इनवॉइस होता है उनमें जो आपने ऊपर में पढ़े होंगे, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है।
तो पहले जो सेलर होगा, सेलर का जीएसटी नंबर एंड एड्रेस इधर लिखा होंगे, एंड इधर क्या होगा, इधर जो इनवॉइस नंबर होगा एंड इनवॉइस डेट होगा, तो उसे हम लिखेंगे। देन आएगा कि कस्टमर का नेम, कस्टमर का पैन नंबर या फिर जीएसटी नंबर जो भी होगा उसे हम लिखेंगे, कस्टमर का एड्रेस लिखेंगे, एंड बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस, ये कभी कभी दोनों सेम हो सकता है, तो कभी कभी अलग भी हो सकते हैं, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। और इधर क्या आता है, इधर आप जितना भी प्रोडक्ट सेल करोगे उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, उसका HSN कोड लिखेंगे, उसका क्वांटिटी लिखेंगे, और इसका रेट पर आइटम कितना होगा, डिस्काउंट अगर देना चाहते हो तो डिस्काउंट होगा। देन आएगा कि टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, कितना क्वांटिटी बेचे हो उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगा, और टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर GST SGST का चार्ज करके आपको टोटल वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझा। और इधर क्या होगा, आप रुपीस में लिखना चाहते हो तो रुपीस में भी लिख सकते हो, मतलब वर्ड में, ओके। और इधर जो सेलर होगा, सेलर का साइन एंड सेलर का स्टैम्प होगा। अब क्या हुआ, अब हुआ कि इधर एक कॉन्सेप्ट आता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम, ओके। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, देखिए मैंने आपको टैक्स इनवॉइस का बारे में इसलिए बताया, कभी कभी टैक्स इनवॉइस के जगह पर आपको बिल ऑफ सप्लाई देखने को मिल जाए, तब आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाएंगे कि बिल ऑफ सप्लाई में होता क्या है। टैक्स इनवॉइस का ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये वाला टैक्स इनवॉइस है, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो बिल ऑफ सप्लाई एक्चुअली होता क्या है, जो कॉम्पोजिशन डीलर है, मतलब कॉम्पोजिशन सप्लायर है, कॉम्पोजिशन सप्लायर क्या करते हैं, वो लोग कभी किसी से टैक्स नहीं लेने वाला, ठीक है। कॉम्पोजिशन होल्डर क्या करते हैं, वो लोग टैक्स को नहीं लेने वाला। अगर आपका गुड्स का टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया है तो वो आपसे 100 रुपया ही लेगा, उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा, इसलिए उससे हम टैक्स इनवॉइस ना कह के बिल ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। और कॉम्पोजिशन बिल में आप इस वर्ड को आप देख सकते हो, इस वर्ड तो मेंशन होगा ही, या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाईज, ओके। तो कॉम्पोजिशन पार्टी टैक्स GST नहीं लेने वाला है। तो ऐसा किस लिए हुआ है, देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम होता क्या है, जो भी स्मॉल डीलर होता है ना, स्मॉल डीलर सारे नहीं, देखिए अगर आप, मैंने जो काम किया है, मैंने गारमेंट सेक्टर पे जो लोग जीन्स पैंट सेल करते हैं, अगर उनका टर्नओवर स्मॉल आता है, मतलब 1.5 करोड़ से कम कम आता है, तो उन लोगों का लिए एक ऑप्शन होता है कि वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। वो लोग किसी से GST नहीं कलेक्ट करेंगे, लेकिन सालों में जितना भी उनका टर्नओवर होगा, टर्नओवर का ऊपर 1% GST दे देगा खुद का जेब से गवर्नमेंट को, ठीक है। और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस करने का ज़रूरत है नहीं, समझा। तो इन लोगों को कहते हैं कॉम्पोजिशन डीलर। तो कॉम्पोजिशन डीलर के केस में क्या होता है, इन लोगों का जो आपको बिल मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, इनवॉइस का अंदर आपको GST इम्प्लीकेशन नहीं देखने वाला है, ठीक है। तो आप ITC भी नहीं क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे GST का पैसा लेगा ही नहीं, तो आपको रिटर्न क्यों करेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको ऐसा बिल मिल जाता है कि उसका अंदर GST का एलिमेंट है नहीं, तो आप समझ जाना कि वो कॉम्पोजिशन वाला स्कीम है, और उसका अंदर ए वाला पॉइंट तो आपको लिखा हुआ ही रहेगा, ठीक है। उससे आप समझ जाना कि ये कॉम्पोजिशन डीलर होता है। अब क्या आता है, कॉम्पोजिशन डीलर का बिल कैसा दिखता है, ठीक है। बिल देखिए, कॉम्पोजिशन डीलर का GST नंबर तो होगा, जो परचेस करेगा सारी चीज़ सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, जो इधर देखिए, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, HSN कोड नहीं, HSN कोड देना चाहिए था, ठीक है, रेट देना चाहिए था, लेकिन GST का एलिमेंट आप कहीं पर भी देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद का जेब से पेमेंट करता है GST, किसी किसी दूसरा पर्सन से GST लेता नहीं। मैंने आपको जो बात है वही तो इधर आप देख सकते हो, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। तो इन लोगों से आपने परचेस किए होंगे, तो ध्यान से बिल को देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। अब आता है कि आप कैलकुलेशन शीट कैसे बनाओगे। देखिए कैलकुलेशन शीट बनाने का, मैंने कैसे एक्सेल में काम करना है वो तो मैंने आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन मैंने जो काम किया है बहुत पहले का, ठीक है, 2019 का। तो इसका आप देख सकते हो आपको क्या क्या करना होगा। तो पहले आप जिस क्लाइंट का, मतलब कैसे आप
कम करेंगे। पहले तो आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे, उसका बाद क्लाइंट का जीएसटी नंबर, वो मैंने डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया सॉरी। ठीक है, क्लाइंट का जो एड्रेस होगा उसे आप नोट करेंगे। देन क्लाइंट आपको कुछ परचेज बिल देके जाएगा। क्योंकि क्लाइंट अगर बिजनेस करेगा तो क्लाइंट तो परचेस करेगा ही ना, परचेस नहीं कर को बिजनेस कैसे करेगा। इसलिए क्लाइंट आपको कुछ परचेस डिटेल्स मतलब परचेस इनवॉइस देके जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, उस परचेस डिटेल्स को देखकर आपको ऐसे एक चार्ट मतलब एक समरी बना लेना चाहिए। पहले समरी के अंदर आप क्या बनाओगे, समरी के अंदर बनाओगे पहले नंबर ऑफ इनवॉइस, कितना इनवॉइस है। इस जो पार्टी आप जो पार्टी देख रहे हैं, इस पार्टी ने गोल्ड डायमंड बिजनेस में है, ठीक है, मतलब ज्वेलरी का बिजनेस में है। इसलिए इन पार्टी ने फोर बिल इनको मिला है, मतलब 4 परचेस किए होंगे। तो 4 बिल हम मुझे दे के चला गया और मैंने क्या किया, मैंने इनका कितना बिल काउंट किया। देन आता है कब कब परचेस किया, ये भी लिखा। देन इनवॉइस नंबर, ठीक है, तो इनवॉइस नंबर मैंने बिल से देखकर इधर लिख दिया। देन आता है नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन कौन है और सप्लायर का जीएसटी नंबर क्या होगा वो मैंने लिख दिया। और बिल का अंदर तो एचएसएन कोड दिया हुआ ही रहेगा ना, तो इसे मैंने लिखा। प्रोडक्ट का नेम मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है उसे मैंने लिख दिया। क्वांटिटी लिख दिया क्वांटिटी कितना होता है। देन रेट पर क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी हमसे कितना कलेक्ट किया, सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया, एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया, आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए पहले वाला जो बिल है इस पर आईजीएसटी है, डिलीट हो गया या इसका ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी नहीं लगता ना, नहीं जीएसटी लगता है लेकिन वो 0% वाला जीएसटी लगता है। ठीक है, कैसे आपको समझ आएगा। देखिए जो डायमंड होता है 7102 एचएसएन कोड वाला जो डायमंड होता है इसका ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। ठीक है, इसलिए लेकिन ये जीएसटी में आता है लेकिन जीएसटी लगता नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आईजीएसटी। ठीक है, और फिर क्या आता है सेम एचएसएन कोड का अंदर, एचएसएन कोड पहला 4 डिजिट सेम होता है लेकिन बाद में अलग होता है। ठीक है, कार्ड पॉलिश डायमंड, इसका देखिए जीएसटी रेट कितना होता है 0.25%। और ये भी आईजीएसटी क्यों है, देखिए आईजीएसटी इसलिए होता है कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो जीएसटी नंबर होता है वो पहले 19 से शुरू होता है और इन्होंने जो पार्टी से जीएसटी मतलब सामान खरीदा वो पहले 27 से शुरू होता है। इसका मतलब वो बाहर का पार्टी है, वेस्ट बंगाल का बाहर का पार्टी है। इसलिए अगर बाहर से हम अगर किसी चीज़ को परचेस करेंगे तो हमारे ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो इस प्रोडक्ट का जीएसटी रेट कितना है 0.25%। तो इसका अगर आपने 0.25% करेंगे तो आपका इतना आईजीएसटी लगेगा। ये आपको बिल पर दिया हुआ रहेगा, मैंने उसको देख के सीधा सीधा इधर बैठा दिया। ठीक है, देन आता है कि इसे आप देख सकते हैं 7103 वाला एचएसएन कोड, इसका ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। और देन आता है लूज डायमंड का ऊपर भी 0.25% जीएसटी आता है। तो हमें क्या करना है, हम इसे नोट कर लेंगे। देखिए एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये वाला परचेज बिल तो इसका ऊपर जीएसटी लगता है। कितना रेट का लगता है, 0.25% का ही लगता है। लेकिन जीएसटी क्यों नहीं लगा, ये जो जिससे परचेस किए होंगे उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है इसलिए जीएसटी रेट में कुछ भी नहीं है। समझ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो कॉम्पोजिशन पार्टी होता है उन्होंने किसी से जीएसटी नहीं लेता। तो मैंने अगर इनसे 50,000 का परचेस किया है तो इन्होंने मेरे को 50,000 में ही दे दिया, मैं मुझसे कोई भी जीएसटी का अमाउंट नहीं लिया। किस लिए ले लिया, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन पार्टी होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्टी भी सेम ही है, इन्होंने भी कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लिया है इसलिए इन्होंने मुझसे कोई भी जीएसटी का पैसा नहीं मांगा। लेकिन ये वाला पार्टी ये ऐसे तो बाहर का पार्टी है, ऊपर से
जीएसटी मांगा है, तो मैंने इतना जीएसटी दे दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने परचेस का डिटेल्स मैंने समरी नोट कर ली, लेकिन मुझे इतना पार्ट चाहिए ही नहीं। ये वाला पार्ट मैंने जितना नोट किया इतना पार्ट मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए कितना, मैंने जितना आईटीसी मतलब जितना जीएसटी में पे किया हुआ है उतना जीएसटी मुझे क्लेम करना है। मैंने सीजीएसटी के लिए 32.78 रुपीज़ पे किया है। एसजीएसटी के लिए सेम ही तो होगा ना, और आईजीएसटी के लिए 1002 रुपीज़ मैंने पे किया हुआ है। तो इसका मुझे क्लेम मिलना चाहिए। तो क्लेम कैसे मिलेगा, जीएसटी आर 3 बी उसका अंदर जाके मुझे ए वाला अमाउंट डालना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे नोट कर लिया। तो आपको भी ऐसे कैलकुलेशन करना होगा। मैंने कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देन आता है कि ये जो सेल्स लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए ये इधर जो मैंने सेल्स लेजर क्रिएट किया हुआ है ये थोड़ा अलग टाइप का, अलग टाइप का मतलब ये एक्चुअल बिल है ही नहीं, एक्चुअल बिल नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बाद में समझा दूंगा। तो आप जितना जितना मैंने आपको आज सिखाया आपने उतना सीखा कि नहीं, वो मुझे बताइए। अगर आपने नहीं सीखा तो मुझे दोबारा से आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से सीखना होगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो परचेस का रजिस्टर हमें कैसे करना है, तो मैंने इतना देर तक आपको जीएसटी का इनवॉइस का बारे में समझाया। जीएसटी का इनवॉइस का बारे में आपको क्यों समझाया, आपको पता चला, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है इस एलिमेंट का हमें इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा काम पर इम्पैक्ट आता है इस एलिमेंट का। अब जो परचेस लेजर का ऊपर हमें किसी भी इम्पैक्ट नहीं आता है दिस एलिमेंट का, लेकिन जो सेल वाला पार्ट होता है इसका अंदर इम्पैक्ट आता है। और जितना भी आपने परचेस पर रजिस्टर किए होंगे इतना भी आपको सेल पर भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसका समरी बना के हमें जीएसटी पोर्टल पर एंट्री करना होगा। ठीक है, तो पहले इसे समझ लीजिए।